हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो चर्चा किशोरावस्था पर चल रही थी, किशोरावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है, ये चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। और किशोरावस्था की वो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो उसकी आधी चर्चा तो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यानी कि हम यहाँ तक जो चर्चा हमारी पिछली वीडियो में हो चुकी है और ये उसका दूसरा पार्ट है। यानी कि आज हम जो चर्चा करेंगे वो यहाँ से करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आत्म संप्रत्यय की भावना का विकास। किशोरावस्था में आत्म संप्रत्यय की भावना का विकास हो जाता है। आत्म संप्रत्यय का मतलब होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर विकसित हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बच्चा पूरी तरीके से ये तय कर लेता है कि उसे भविष्य में क्या करना है, क्या बनना है ना, कि उसे भविष्य में क्या बनना है। वो इस तरीके से पूरी तरीके से इस चीज़ को समझ जाता है। क्योंकि इससे पहली जो अगर हम अवस्था की बात करें, यानी कि बाल्यावस्था की बात करें, तो बाल्यावस्था में जैसे टीचर ने क्लास में पूछ लिया कि बेटा तुमको क्या बनना है, तो उस समय क्या है कि जो बच्चा होता है वो एक ओरल ही ऐसे बोल देता है, बिना सोचे बोल देता है कि उसने जैसे पुलिस वाला देखा हो तो बोल देगा मुझे पुलिस बनना है ना। किसी ने डॉक्टर हाल फिलहाल ही डॉक्टर से मिला होगा तो वो क्या बोलेगा कि वो डॉक्टर बनना है, या फिर कोई कुछ बोल देगा कि मुझे इंजीनियर बनना है। मतलब उस समय जो सोच होती है, उस समय उसका जो सेल्फ कंसेप्ट वाली बात है वो डेवलप नहीं हुआ होता है। वो एक नॉर्मल तरीके से वैसे ही बोल देते हैं। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है, इस सोच का निर्माण हो जाता है। बच्चा पूरे तरीके से ये समझ चुका होता है कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उसे भविष्य में करना है, क्या उसे भविष्य में बनना है। पूरे तरीके से इस चीज को क्या है समझ चुका होता है। कौन? किशोरावस्था का बच्चा। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं आत्म संप्रत्यय की भावना का विकास इस अवस्था में हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, तो इस अवस्था का जो बालक है वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। ठीक है, और कोई भी काम हो वो उसका श्रेय खुद लेना चाहता है और खुद उसको करना भी चाहता है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर क्यों बनना चाहता है? क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है, इस अवस्था में जो बालक चल रहा होता है, उसके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। ठीक है, जबरदस्त तेज उसके अंदर देखने को मिलता है, एक्टिवनेस उसके अंदर देखने को मिलती है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि भाई किशोरावस्था बेस्ट समय होता है कि आपको अपने ड्रीम्स को अगर पाना है तो उसके लिए जो काम करने वाली बात है, तो किशोरावस्था से बेटर कोई भी अवस्था नहीं हो सकती। ठीक है, किशोरावस्था बेस्ट एक समय होता है जिसमें आप दिन रात मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, अपने सपनों को पाने के लिए। क्योंकि सपने को अगर आपने देखा है, क्योंकि किशोरावस्था में क्या होता है, कल्पना का बाहुल्य होता है। तो बच्चा जो है तरह तरह के सपने देखता है, ख्वाब देख लेता है ना। कुछ जो बच्चे हैं केवल ख्वाब ही देख लेते हैं, उनके लिए सपने को पूरा करने के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आत्मनिर्भर बनना है, वैसे मोस्टली ये इच्छा तो सब में पाई जाती है, लेकिन अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो उसके लिए आपको क्या है, काम भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये ही समय होता है मेहनत करने का। ठीक है, तो कुल मिला के आत्मनिर्भर बनने की जो इच्छा का जो भाव है वो किशोरावस्था में पाया जाता है, किशोरावस्था के बालकों में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेतृत्व का विकास। इस अवस्था में बालक के अंदर नेतृत्व का विकास हो जाता है। नेतृत्व का मतलब लीडरशिप क्वालिटी जो होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें पिछली अवस्था की, यानी कि बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में क्या होता था कि बालक के अंदर नेता बनने की इच्छा होती थी। नेता बनने की इच्छा की अगर हम बात करें तो नेता बनने की इच्छा किस में पाई जाती थी? बाल्यावस्था में पाई जाती थी। लेकिन किशोरावस्था में क्या पाया जाता है? नेतृत्व का विकास हो जाता है। यहाँ पे केवल इच्छा की बात हो रही है, यहाँ पे केवल इच्छा की बात हो रही है। कहाँ पे? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में केवल इच्छाओं की बात हो रही है, लेकिन किशोरावस्था में उसका विकास हो जाता है पूरे तरीके से। और नेतृत्व का मतलब है लीडरशिप क्वालिटी, किसी को लीड करना, गाइड करना, है ना। जैसे बच्चा मान के चलिए 10 बच्चे अगर कहीं घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो बच्चे के अंदर ये भाव रहता है कि वो उनको लीड करे, वो उनको डायरेक्शन दे, है ना। और जो लोग हैं वो उनको फॉलो करें। किसको? किशोरावस्था को जो बालक है उसको। तो किशोरावस्था का जो बालक होता है उसमें नेतृत्व का विकास हो जाता है, नेतृत्व लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है,
तो आपको याद रखना है नेतृत्व का विकास किशोरावस्था, जबकि नेता बनने की इच्छा बाल्यावस्था। काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो समझ में आ गया होगा आपके। चलो बढ़ते हैं आगे। समस्यात्मक बालक। किशोरावस्था का बालक एक समस्यात्मक बालक होता है। समस्यात्मक बालक कैसे? क्योंकि इस उम्र के बच्चे के इर्द गिर्द काफी सारी समस्या होती हैं। किशोरावस्था का बालक समस्याओं से घिरा होता है, तरह तरह की समस्याएं उसके सामने होती हैं कि उसे भविष्य की चिंता रहती है ना, कि उसे भविष्य में क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या करना है, ये सारी चीजें इसी समय डिसाइड होती हैं। कई सारी चीजों का उसे चुनाव करना होता है, ठीक है। शादी की समस्या हो सकती है, उसके बाद धूम्रपान यानी नशेबाजी की समस्या इसमें होती है, क्योंकि देखा होगा आपने जो ये जो क्वालिटी, मतलब ये जो बैड क्वालिटी जो बच्चों में आती है वो इसी अवस्था से आती है। बहुत सारे बच्चे धूम्रपान तक करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रिंक तक करना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से इसको क्या समस्यात्मक बालक इसमें बोला गया है, ठीक है। तो समस्यात्मक बालक समझ में आ गया होगा कि समस्यात्मक बालक क्यों, क्योंकि बहुत सारी समस्या उसके सामने होती है, तरह तरह की समस्याएं होती हैं, इस वजह से इसको बोला गया है समस्यात्मक बालक, ठीक है। समस्याओं की आयु भी किसको बोला गया है, तो वो भी किसी को किशोर अवस्था को बोला गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करें तो काम प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। काम प्रवृत्ति का मतलब होता है सेक्सुअलिटी। इस अवस्था में सेक्सुअलिटी पाई जाती है। सेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि मेल का जो अट्रैक्शन है वो फीमेल की तरफ, और फीमेल का जो अट्रैक्शन है वो मेल की तरफ होता है, ठीक है। तो यानी कि मेल का जो अट्रैक्शन है वो किसकी तरफ होगा, फीमेल की तरफ होगा, और जो फीमेल का अट्रैक्शन है वो मेल की तरफ होगा। इसी वजह से ये सेक्सुअलिटी की भावना बच्चे में पाई जाती है, इस अवस्था के बच्चों में ये पाई जाती है। चलिए उसके बाद आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंड। बच्चा इस अवस्था का जो बच्चे का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, वो निर्भर होता है किस पे, घर वालों पे। किसके लिए, यानी खाने पीने से लेकर हर चीज तक के लिए उसमें वो क्या निर्भर होता है। क्योंकि इस अवस्था का जो बालक होता है उसकी जेब में 1 रुपये भी तो होता नहीं है, लेकिन फिर वो बात कैसे करेगा, जैसे घर से जा रहा है, घर से अगर कहीं जा रहा है और माँ बाप ने अगर उसे टोक दिया कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, क्यों जा रहे हो, तो वो क्या है, तुरंत उसका जवाब क्या रहता है कि मुझे बार बार मत टोका करो, मैं सारी चीजें जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ठीक है। तो उसका जो व्यवहार है, उसका जो बोलने का जो रवैया है वो इस तरीके का हो जाता है कि जैसे वो क्या है, आत्मनिर्भर है ना। वो अब किसी पर निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर है। उसका बोलने का जो लहजा होता है वो इस तरीके का हो जाता है ना। बड़ों से इस तरीके का जो बात करने का उसका जो तरीका होता है, उससे क्या लगता है कि जो बच्चे में, बच्चा क्या है, अपने आप को क्या समझता है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, जबकि वो निर्भर किस पे होता है, वो फैमिली पर निर्भर होता है, पेरेंट्स पर निर्भर होता है, अपने बड़ों पर निर्भर होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इस अवस्था को क्या बोला गया है, आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, यानी निर्भर होते हुए भी आत्मनिर्भर जैसा व्यवहार करना। किसमें, किशोर अवस्था में, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। आदर्शवाद इस अवस्था में जो किशोरावस्था का जो बालक होता है वो खोखले आदर्शों की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करता है, खोखले आदर्शों की बात करता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत सा मतलब तरह तरह के वो सपने देख लेता है, ख्वाबों की सैर करता है, कल्पनाएं करता है ना। और जो है जो लव अफेयर्स वगैरह होते हैं वो भी इसी एज में ही होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो खोखले आदर्शों की जो बात है वो कौन करता है, किशोरावस्था में बालक करता है। वो यथार्थता के धरातल पर नहीं रहता है, और जो लोग यथार्थता के धरातल पर नहीं जीते हैं वो आगे चलकर सुसाइड तक कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि किशोरावस्था में कल्पना का बाहुल्य होता है। वो उसने सोच लिया कि मुझे भविष्य में मुझे ये गाड़ी लेनी है, ये बंगला लेना है, ये ऐसा घर लेना है, ऐसा वो लेना है, ऐसा ये लेना है। तो उसने सोच तो लिया, लेकिन उसके लिए आपको पता ही है जब कोई भी सपना अगर है तो उसको पूरा करने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से उस काम करना पड़ेगा अपने सपनों को पाने के लिए। तो किशोरावस्था में बालक सपने तो बहुत सारे देख लेता है, लेकिन उसके लिए जो जरूरी जो काम होता है, ठीक है, तो उस पर वो काम नहीं करता है। इस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे चल के कुछ समय बाद उसके अंदर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और आगे चल के वो सुसाइड तक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो बच्चे यथार्थता के धरातल पर नहीं जीते हैं, जो
ख्वाबों की दुनिया से निकल के अगर वर्तमान की दुनिया में, प्रेजेंट में अगर वो नहीं आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, घर से पलायन कर जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, ठीक है। और तरह तरह की समस्याएं इसमें उस बच्चे को आती हैं। तो इस वजह से जो खोखले आदर्शों वाली बात अगर क्वेश्चन आ जाता है कि खोखले आदर्शों की आयु कौन सी होती है, तो खोखले आदर्शों की बात किस में कही जाती है, वो कही जाती है किशोर अवस्था में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अध्ययन के प्रति गंभीर। इस अवस्था का जो बालक है अध्ययन के प्रति गंभीर होता है। गंभीर क्यों होता है? क्योंकि उसे भविष्य की चिंता होती है, उसे भविष्य में कुछ बनना होता है। वो चीज, वो क्या है, सेल्फ कंसेप्ट वो अपना बना लेता है, आत्म संप्रत्यय का निर्माण उसके अंदर हो जाता है, जिससे वो क्या है, उनको जब उसे पता लग जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे भविष्य में ये बनना है, तो वो क्या है, अपनी स्टडी पर फोकस भी करता है, ठीक है। तो यानी अध्ययन के प्रति गंभीर यानी कि सीरियस भी वो हो जाता है किशोरावस्था का बच्चा, ठीक है। चलिए, सौंदर्य का उपासक होता है। सौंदर्य का उपासक यानी खूबसूरत वो दिखना चाहता है। सौंदर्य का उपासक होता है, खूबसूरत दिखना चाहता है, खूबसूरती देखना चाहता है, ठीक है। और इसी वजह से जो है वो विपरीत लिंग के प्रति उसका जो आकर्षण है वो काफी बढ़ता है। इस उम्र के जो बच्चे की अगर हम बात करें तो जो विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण होता है वो काफी पीक पॉइंट पर होता है, ठीक है। तो ये जो आकर्षण है, ठीक है, इसी वजह से वो क्या, सौंदर्य का उपासक भी होता है, ठीक है। चलिए, समस्यात्मक बालक मैंने बता दिया पिछले उसमें, शायद आ गया था कि ये पॉइंट, हाँ ठीक है। समस्यात्मक बालक मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। समस्यात्मक बालक क्योंकि बहुत सारी समस्याएं उसके इर्द गिर्द होती हैं, बहुत सारी समस्याएं उसको घेरे रखती हैं। शादी की समस्या, वित्तीय समस्या, है ना, और कुछ बनने की जो समस्या है, ठीक है, और शादी की समस्या हो गई, उसके बाद नशे की समस्या हो गई, आत्महत्या की समस्या हो गई। तो कुल मिला के समस्याएं ही समस्याएं होती हैं उसके सामने, ठीक है। इसी वजह से इसको समस्याओं की आयु भी कहा गया है। चलिए, किशोरों की वाणी में कर्कशता व भारीपन आ जाता है। किशोर यानी जो लड़के होते हैं, वो लड़कों की जो आवाज जो होती है वो उनमें कर्कशता और भारीपन आ जाता है, जबकि अगर लड़कियों की बात करें तो उनकी जो वाणी है उसमें मधुरता और कोमलता आ जाती है। मधुरता और कोमलता किस में आ जाती है? वो आती है किशोरियों में, यानी कि लड़कियों की हम बात कर रहे हैं। और लड़कों की बात करें तो उसमें कर्कशता और भारीपन आ जाता है, ठीक है। आवाज भारी हो जाती है किसकी? लड़कों की। कब? किशोर अवस्था में, ठीक है। यानी कि जब 12 से 18 वर्ष यानी कि लगभग 18 वर्ष की आयु तक वो बच्चा पहुंचता है या उससे ऊपर पहुंचता है, तो उस समय जो उसकी आवाज है उसमें भारीपन आ जाता है, और लड़कियों की जो आवाज है वो मधुर हो जाती है और कोमल हो जाती है, ठीक है। और आपने तो देखा ही होगा कि इसीलिए जितने भी, जहाँ पे भी जितनी एंकरिंग होती है, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे हो चाहे कहीं पे भी हो, ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो आवाज जो लगाई जाती है वो लड़कियों की लगाई जाती है, क्योंकि लड़कियों की आवाज सुनने में अच्छा लगता है। जबकि इनकी आवाज क्या है, इनकी आवाज तो इनमें कर्कशता होती है, जिसकी वजह से इनकी आवाज थोड़ी अजीब सी लगती है, आपको पता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, इसमें आ जाती है। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है बालक के अंदर। अमूर्त चिंतन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में, यानी कि उद्दीपक की अनुपस्थिति में किया गया चिंतन ही क्या होता है, अमूर्त चिंतन उसको बोलते हैं। यानी कि कोई भी चीज अगर हमारे सामने नहीं है और फिर भी हम उसके बारे में चिंतन कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है उसका विकास हो चुका है ना। तो इसी वजह से वो चिंतन कर पा रहे हैं। तो किशोरावस्था का जो बालक होता है वो अमूर्त चिंतन वाली जो क्वालिटी होती है वो उसके अंदर आ जाती है, वो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, चीजों के बारे में सोचने लग जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे आपके जो किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं वो पूरी हुई। एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिए कि आत्म संप्रत्यय की भावना का निर्माण इसमें हो जाता है बालक के अंदर। सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो जाते हैं, जिससे वो उसे ये तय कर पाता है कि उसे भविष्य में क्या बनना है, क्या करना है, उचित और सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद आत्मनिर्भर बनने की इच्छा इसमें होती है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, ठीक है। और नेतृत्व का विकास इसमें हो जाता है, लीड करना चाहता है, लोगों को डायरेक्शन देना चाहता है, कि वो चाहता है कि वो आगे खड़ा रहे और उसके पीछे लोग खड़े हों, ठीक है, और वो उनको क्या करे, गाइड करे, वो उनको लीड करे। तो यानी कि नेतृत्व का जो विकास है, नेता बनने की इच्छा तो बाल्यावस्था होती है, और नेतृत्व का विकास किशोरावस्था। समस्यात्मक बालक होता है, तरह तरह की समस्या होती है, ये पॉइंट मैंने बता दिया आपको।
काम प्रवृत्ति यानी सेक्सुअलिटी पाई जाती है, मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्शन देखा जाता है और फीमेल का मेल की तरफ अट्रैक्शन पाया जाता है इस अवस्था में, और काम प्रवृत्ति काफ़ी पीक पॉइंट पर इस अवस्था में होती है। ठीक है, और उसके बाद हम देखें तो आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, यानी कि बच्चा जो है निर्भर होते हुए भी आत्मनिर्भर जैसा वो व्यवहार करता है। ठीक है, आदर्शवाद बनाम यथार्थता, आदर्शवाद यानी कि खोखले आदर्शों की वो बात करता है, यथार्थता के धरातल पर बच्चा नहीं जीता है। इस अवस्था का जो बालक है केवल और केवल खोखली बातें करता है, खोखले आदर्शों की बात करता है, हर चीज़ों में कमी निकालने की कोशिश करता है कि ये इस तरीके से नहीं हुआ, ये इस तरीके से हुआ, है ना, घर ऐसे बनता है, नहीं घर ऐसे नहीं बनता है, ये ऐसे होता है, घर ऐसे बनता है ना। यानी कोई भी काम अगर आप कोई अगर बुजुर्ग बड़ा कोई परिपक्व आदमी अगर कोई काम उसने किया है तो उसको क्या करेगा, वो गलत ठहराने की कोशिश करेगा, और अपने जो सोच है वो चाहता है कि उसकी जो सोच है उसको प्रायोरिटी मिले पहले, यानी उसने जो किया है उसको लोग बाग उसकी सराहना करें, उसके काम की उसकी प्रशंसा करें। तो इसी वजह से जो है वो क्या करता है, उसकी जो सोच होती है वो कैसे होती है, केवल खोखले आदर्शों पर टिकी होती है। और बच्चे को जो है यथार्थता के धरातल पर भी जीना चाहिए। ठीक है, जिससे उसे वास्तविकता पता चले कि जीवन में एक्चुअल में क्या चल रहा है, कल्पनाओं के जो दुनिया है उससे बाहर निकलना चाहिए और यथार्थता यानी प्रेजेंट में उसे जीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अध्ययन के प्रति गंभीर पाया जाता है, क्योंकि उसे जब पता चल जाता है कि मुझे भविष्य में क्या करना है, क्या बनना है, तो उसके लिए जो जरूरी चीज़ें होती हैं जैसे स्टडी करना, पढ़ाई करना, ठीक है, तो अध्ययन के प्रति गंभीर पाया जाता है बच्चा। सौंदर्य का उपासक होता है, विशिष्ट दिखना चाहता है बच्चा, स्पेशल दिखना चाहता है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि कम से कम 2-4 बार शीशे देख, घर से निकलने से पहले 2-4 बार शीशा देखेगा, 2-4 बार मुंह धोएगा, तब जाके वो कहीं जाएगा, है ना। कहीं पार्टी में जाना है, कहीं इवन स्कूल जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो वो क्या है, एक विशिष्ट दिखना चाहता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता है ना, अच्छे अच्छे शौक करना चाहता है, अच्छे अच्छे फैशन करना चाहता है। तो कुल मिला के वो सौंदर्य का उपासक होता है, अच्छी चीज़ देखना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, और इसी के चलते इसी वजह से विपरीत लिंग के प्रति उसका जो आकर्षण है वो बढ़ता है। यानी कि कह सकते हैं कि विपरीत लिंग का जो के प्रति जो उसका आकर्षण है, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, क्योंकि ये जो क्वालिटी होती है इसी अवस्था में पाई जाती है। तो विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है ये जो है किशोरावस्था में देखने को मिलता है। समस्यात्मक बालक होता है, समस्याएं होती हैं, तरह तरह की समस्याएं होती हैं। किशोरावस्था की वाणी में कर्कशता और भारीपन आ जाता है। जो किशोर होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, उनकी आवाज़ में कर्कशता होती है, जबकि किशोरियाँ यानी लड़कियों की आवाज़ में मधुरता और कोमलता देखने को मिलती है। ठीक है, और अमूर्त चंद्र की हम बात करें तो इस अवस्था का बालक जो है ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में भी क्या करने लग जाता है, वो चिंतन करने लग जाता है, उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी चिंतन वो करने लग जाता है। ठीक है, तो ये रही किशोरावस्था की विशेषताएं हमारी ये कंप्लीट हुई, और अब हम बात करेंगे कि किशोरावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम टू सेम। तो पहला है कि किशोरावस्था का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो स्टैनली हॉल ने किया, ये मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि सर्वप्रथम ही स्टैनली हॉल ने ही किशोरावस्था का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी थी एडोलसेंस, ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, त्वरित विकास का सिद्धांत। पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, तो ये किसने कही है, वैलेंटाइन ने कही है। ठीक है, व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता ही किशोरावस्था की क्या होती है, विशेषता होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में मुझे देखने को मिली है। ये स्टैनली हॉल की प्रसिद्ध पुस्तक एडोलसेंस में बता चुका हूँ ऑलरेडी। किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष की आयु होती है, संघर्ष का काल होता है, तो ये स्टैनली हॉल ने ये बात कही है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, ये वैलेंटाइन ने कही है। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं, ये कथन रॉस का है। शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है, ये रॉस ने कहा है ये कथन, क्योंकि जो शैशवावस्था में जो शिशु होता है उसको वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है, उसी प्रकार किशोरावस्था में भी किशोर को वातावरण के साथ में समायोजन करना होता है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ।
किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक। ठीक है, चलिए। किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। स्टैनली हॉल, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। वैलेंटाइन, किशोरावस्था शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति है। ये जोन्स के द्वारा ये कथन दिया गया है कि जो किशोरावस्था होती है वो शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, जोन्स। किशोर प्रणों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उन्हें स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। ये कॉल सैनिक ने कहा है। ठीक है, कि यानी कि किशोर जो हैं प्रणों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं और ये समझते हैं कि जो वो उनको उनकी जो स्वतंत्रता होती है उसको पाने से वो रोक रहे हैं। ऐसा किसका मानना है? ये बच्चों का मानना है। और ये कथन किसने दिया है? कॉल सैनिक ने दिया है। ठीक है, तो ये रहे कुछ कथन। और अब हम बात करेंगे कि किशोरावस्था में आहार से संबंधित कुछ विकार होते हैं। विकार यानी कि कुछ बीमारियां हम बात कर रहे हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो मेनली किशोरों में पाई जाती हैं। और किशोरों में भी अगर हम बात करें तो ये जो है लड़कियों में ज़्यादातर पाई जाती है। लड़कियों में जो ये समस्या देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली जो विकार है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें जो वेट होता है वो अंडर वेट होता है। ठीक है, ये जो बीमारी होती है, जिस बच्चे को ये बीमारी होती है उसका वेट कैसा होता है? अंडर वेट होता है, यानी कि नॉर्मल से कम वेट होता है। और फिर भी कि वजन ना बढ़ जाए इस वजह से वो क्या भूखा रहना शुरू कर देता है, कम खाता है। तो इस अवस्था में क्या करता है वो? खाना जो है कैसा खाता है? कम खाता है। क्यों? क्योंकि उसे चिंता रहती है कि उसका जो वजन है वो बढ़ नहीं जाए। ठीक है, तो इस अवस्था में जो बालक का वजन है वो कम रहता है, लेकिन फिर भी उसे चिंता किसकी रहती है कि कहीं उसका वजन नहीं बढ़ जाए। इस वजह से वो भूखा रहना शुरू कर देता है। ठीक है, तो याद रखना है एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा, इसका जो वेट होता है, इस बीमारी से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनका वेट होता है नॉर्मल वेट होता है। और इस बीमारी से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो खाना तो वो खा लेते हैं, लेकिन फिर वजन ना बढ़ जाए इस चिंता की वजह से क्या कर देते हैं? वो उल्टियां कर देते हैं। ठीक है, पहले खाना तो खा लिया और खाना खाने के बाद में फिर उसे लगता है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं खा लिया, कहीं वजन तो नहीं बढ़ जाएगा। तो ये केवल एक मानसिक बीमारी होती है। तो वो क्या करता है? फिर उल्टियां करता है ना? फिर उसे उल्टियां करता है और खाने को उगल देता है। किसमें? बुलिमिया नर्वोसा। तो इसमें वेट कैसा रहता है? नॉर्मल वेट रहता है। उसके बाद बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, या हम बात करें ओबेसिटी की, तो ओबेसिटी में क्या होता है? ओवरवेट होता है पहली बात तो। ओवरवेट होता है इसमें। और इसमें क्या होता है कि जो इस बीमारी से ग्रसित जो बच्चा होता है वो खाना को खाया जाता है और वो जब तक खाया जाता है जब तक उसे कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो जाती। तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि शादी पार्टी में जब जाते हैं तो वो दब के खाना खाते हैं, अड़ के खाना खाते हैं, चाहे उन्हें फिर कल बीमार हो जाए भले वो, लेकिन कैसे खाते हैं? अड़ के खाते हैं। वो पहले ही सोच लेते हैं कि भाई खाना दब के खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे होते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं वो पहले से इतने मोटे होते हैं लेकिन फिर भी वो क्या इतना खाते हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह, मतलब तमाम चीजें, वो इतनी चीजें खाते हैं, लेकिन फिर क्या है, उनको क्या होता है? फिर वो डॉक्टर के पास घूमते रहते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी बन रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो कुल मिला के जो है, जो ओबेसिटी यानी ओबेसिटी से जो बच्चा बीमार होता है उसका जो वेट होता है ओवरवेट होता है, क्योंकि खाने की उसे आदत होती है, खाया जाता है जब तक उसे समस्या नहीं होती। तो इस वजह से उसका वजन तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा अंडरवेट, और अंडरवेट की वजह से वो क्या खाना कम खाता है, यानी कम खाने की वजह से उसका अंडरवेट होता है, क्योंकि उसे चिंता रहती है कहीं वजन बढ़ नहीं जाए, इसे नॉर्मल खाना खाने के बजाय वो खाना कम ही खा के चलता है। और जो बुलिमिया नर्वोसा जो होता है उसमें नॉर्मल वेट बच्चे का होता है, उसमें खाना तो वो खा लेता है लेकिन फिर वो ओल भी देता है, क्योंकि उसे चिंता होती है कि कहीं वजन ना बढ़ जाए। और ओबेसिटी में ओवरवेट होता है और तब तक खाया जाता है जब तक उसको कोई समस्या
नहीं हो जाती। तो मेनली ये 3 विकार हैं जो एग्जाम में घूम फिर के पूछे जाते हैं। और हमारी जो क्लास है वो यहीं पर पूर्ण होती है। तो आज हमने जो चर्चा करी वो किशोरावस्थाओं की विशेषताओं की चर्चा करी। इससे पिछली वीडियो में हमने किशोरावस्था की जो किन किन नामों से जाना जाता है उन पर डिटेल चर्चा करी। उसके बाद में उनकी विशेषताओं के कुछ विशेषताएं हम उस वीडियो में कवर कर चुके थे, और बची हुई जो विशेषताएं हमने इस वीडियो में कवर करी। और उसके बाद में ये किशोरावस्था में जो आहार संबंधी जो विकार होते हैं बच्चे में, उस पर हमने चर्चा करी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।